हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका बायोलॉजी के ऑनलाइन क्लासेस में। बायोलॉजी के कुछ टॉपिक के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर हुए हैं फिर से। तो मानव उत्सर्जन तंत्र, ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये अपना लेसन चल रहा था पहले की ऑनलाइन क्लासेस में। कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन क्लासेस बंद कर दी गई थी। अब फिर से अपन उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे के अध्ययन करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि रिमाइंड करवा दें कि इससे पहले कौन कौन से टॉपिक आपके हो चुके थे। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो टॉपिक हो चुके थे वो थे कि नाइट्रोजनी पदार्थ कौन कौन से प्रकार के होते हैं। मानव के अंदर या अन्य जीवों के अंदर जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से हैं उनका अध्ययन अपन ने किया। जैसे कि अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, यूरिया है। इसके बाद में मानव का उत्सर्जन तंत्र, संपूर्ण उत्सर्जन तंत्र को चित्र के माध्यम से अपन ने समझा था, जिसके अंदर किडनी की संरचना, उसके बाद में किडनी के बाद में मूत्रवाहिनी, फिर मूत्र मार्ग और मूत्राशय के बारे में अध्ययन किया। किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट नेफ्रॉन या जो वृक्क नलिकाएं हैं उनका हमने अध्ययन किया था। नेफ्रॉन का अध्ययन किया था, वृक्क नलिकाओं का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत अपन ने वृक्क नलिका के सारे भागों का अध्ययन किया। इसके अंदर वृक्क नलिकाओं के अंदर जो भाग थे उसमें मैलपीकी काय सबसे पहला भाग था। मैलपीकी काय के दो भाग, बोमेन संपुट, कोशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ यानी ग्लोमेरुलस, उसके बाद में समीपस्थ कुंडलित नलिका, फिर दूरस्थ कुंडलित नलिका और हेनले का लूप, हेनले पास या हेनले लूप, उसके बाद में संग्रह नलिका। इससे पहले अपन ने एक टॉपिक और पढ़ा था कि वृक्क की औतिकी यानी वृक्क किडनी की आंतरिक संरचना, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया। और आज हम जो नया टॉपिक है वो है किडनी के अंदर यानी नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाओं के अंदर, किडनी के अंदर किस प्रकार से मूत्र का निर्माण होता है, मूत्र किस प्रकार से बनता है, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे एक चित्र के माध्यम से। तो सबसे पहले मूत्र का निर्माण होने से पहले यह है कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। यूरिया जो हम भोजन करते हैं जिसके अंदर प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन के टूटने के पश्चात यूरिया का निर्माण होता है। तो ये यूरिया का निर्माण जो है प्रोटीन अमोनिया में अमीनो अम्लों में टूटती है, उससे अमोनिया रिलीज होती है NH3 और वो मिलकर के फिर यूरिया का निर्माण करती है। तो यकृत की कोशिकाओं यानी यकृत कोशिकाओं के अंदर यूरिया का निर्माण होता है। तो यकृत कोशिकाओं में बने यूरिया मूत्र निर्माण की प्रक्रिया या उत्सर्जन क्या है। उत्सर्जन आपको पहले बता चुके थे कि शरीर से नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो यकृत कोशिकाओं के अंदर बने हुए यूरिया को रुधिर द्वारा, यकृत कोशिकाओं के अंदर जो यूरिया बनता है उसको रुधिर में घोल दिया जाता है। ये यूरिया हमारे लिए, शरीर के लिए, कोशिकाओं के लिए खतरनाक है, उनके लिए विषैला प्रभाव दर्शाता है, इसलिए इसे रुधिर से अलग करना जरूरी है। यकृत कोशिकाओं में बने हुए वृक्क को यूरिया को, रुधिर कोशिकाओं में बने हुए यूरिया को, यकृत कोशिकाओं में बने हुए यूरिया को रुधिर के द्वारा वृक्कों तक पहुंचाया जाता है, वृक्कों में लाया जाता है। और यकृत से यूरिया युक्त रुधिर यकृत शिरा द्वारा पश्च महाशिरा में डाल दिया जाता है। तो यकृत में बने हुए यूरिया को जो यकृत से निकला हुआ यूरिया युक्त रुधिर है उसे यकृत शिरा के द्वारा पश्च महाशिरा में डाल दिया जाता है। इसी पश्च महाशिरा से यूरिया को रुधिर से अलग किया जाता है। इसी पश्च महाशिरा में से यूरिया को रुधिर से अलग किया जाता है, यूरिया को निकाला जाता है। तो पश्च महाशिरा से यूरिया को रुधिर से पृथक किया जाता है, इसे मूत्र निर्माण कहते हैं। पश्च महाशिरा के अंदर रुधिर में से यूरिया को अलग करना मूत्र निर्माण कहलाता है। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को निम्न चरणों के अंदर
पढ़ा जाता है, निम्न चरणों में पूरी होती है, जिसके अंदर पहला चरण है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परानिस्यंदन। दूसरा टॉपिक है वर्णात्मक पुनरावशोषण यानी सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। वर्णात्मक पुनरावशोषण के अंतर्गत जो पदार्थ शरीर के लिए आवश्यक होते हैं उनको तो अवशोषण कर लिया जाता है, और जो आवश्यक नहीं होते, विषैले होते हैं, उन्हें शरीर से बाहर मूत्र के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। तो सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, वर्णात्मक पुनरावशोषण होता है। इसके बाद में अंतिम टॉपिक अपन पढ़ेंगे श्रवण का, यानी श्रावण या श्रवण सीक्रेशन। ये श्रावण या सीक्रेशन, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो पदार्थ कभी कभी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे औषधियों के अपशिष्ट होते हैं, औषधियों के जो अवशेष बच जाते हैं वो होते हैं, वो ग्लोमेरुलस से नहीं छन पाते हैं, केशिका गुच्छ में नहीं छन पाते हैं, तो उनको वापस पुनः जो हेले रूप के पास में संयुक्त कुंडलित नलिका प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स के पास में जो रुधिर वाहिनियां होती है उनमें से उनको लेकर के वापस पुनः वृक्क नलिकाओं की गुहा में डाल दिया जाता है। ये टॉपिक हम आज में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का परानिस्यंदन। मूत्र निर्माण के अंतर्गत पहला टॉपिक परानिस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। पहले क्या है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन? यानी कि फिल्ट्रेशन होना, छनना। रुधिर में से यूरिया युक्त पदार्थ, कुछ आवश्यक पदार्थ भी छन जाते हैं, उसे परानिस्यंदन कहते हैं। तो सबसे पहले परानिस्यंदन की प्रक्रिया कहाँ होती है? देखिए, बोमेन संपुट, ये पूरा भाग क्या कहलाता है? बोमेन संपुट कहलाता है। नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाओं का प्याले नुमा भाग बोमेन संपुट होता है। इस मैल्पी की काय होता है, और इस मैल्पी की काय का दो भाग होते हैं। एक बोमेन संपुट जो प्याले नुमा आकृति होती है, बोमेन संपुट होता है, और इस बोमेन संपुट के अंदर केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस विद्यमान होता है। ग्लोमेरुलस का निर्माण अभिवाही धमनिका के द्वारा होता है। अभिवाही धमनी जो कि अभिवाही धमनिका जो कि मोटे व्यास की, ज्यादा व्यास की होती है, और बोमेन संपुट में आने के बाद 50 पतली पतली नलिकाओं में बढ़ जाती है और बनाती है केशिका गुच्छ का निर्माण करती है, ग्लोमेरुलस का निर्माण करती है। वहां से फिर जो रुधिर छन जाता है वापस निकलता है अपवाही धमनिका से। अपवाही धमनिका का व्यास कम होता है। तो बोमेन संपुट वृक्क नलिका में एक सूक्ष्म छलनी की भांति कार्य करता है। बोमेन संपुट वृक्क नलिका के अंदर एक पूरी वृक्क नलिका बनी हुई है, जिसको नेफ्रॉन भी कहा जाता है। इस नेफ्रॉन में ये बोमेन संपुट एक छलनी की भांति कार्य करता है, एक छलनी की भांति, जिसे मूत्र को रुधिर से अलग किया जाता है। इसमें अभिवाही धमनिका यूरिया युक्त रुधिर लाती है। अभिवाही धमनिका जो कि यूरिया युक्त रुधिर को लाती है, और अपवाही धमनिका यहां से रुधिर शुद्ध होने के बाद में वापस लेके चली जाती है। तो इसमें बोमेन संपुट छलनी की भांति कार्य करता है। इसमें अभिवाही धमनिका यूरिया युक्त रुधिर को लेकर के आती है तथा इससे, और अपवाही धमनिका इससे रुधिर बाहर ले जाती है। अपवाही धमनिका देखो डायरेक्शन भी दी हुई है। अभिवाही धमनिका रुधिर को अंदर की ओर लाती है, अपवाही धमनिका रुधिर को बाहर की ओर लेकर के जाती है। केशिका गुच्छ की कोशिका भित्ति में लगभग 1.1 म्यू एम माइक्रोमीटर व्यास की केशिका गुच्छ, बोमेन संपुट यानी केशिका गुच्छ की भित्ति में, ग्लोमेरुलस की कोशिका भित्ति में, ग्लोमेरुलस की जो भित्ति होती है उसकी भित्ति में 0.1 म्यू एम माइक्रोमीटर व्यास के सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, असंख्य छिद्र होते हैं, जिस कारण से ये कोशिकाएं, ग्लोमेरुलस की कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं से अधिक पारगम्य होती है और इनकी पारगम्यता ज्यादा होती है। तो अधिक असंख्य छिद्र होने के कारण से, जिससे छिद्रित झिल्ली की पारगम्यता सामान्य रुधिर कोशिकाओं की तुलना में
लगभग जो सामान्य कोशिकाएं हैं उनकी तुलना में लगभग 1000 से 100 गुना तक अधिक होती है। केशिका गुच्छ की कोशिका भित्ति में अनेक सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, लगभग 0.1 μm व्यास के, माइक्रोमीटर व्यास के। इसके कारण से केशिका गुच्छ की कोशिकाओं की पारगम्यता सामान्य कोशिकाओं की तुलना में 100 से 1000 गुना तक अधिक होती है। प्लाज्मा में घुले पदार्थ इन छिद्रों में से छनकर निकल जाते हैं। तो जो छिद्र हैं प्लाज्मा में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ हैं वो सभी छन करके इन छिद्रों में से होकर के निकल जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थ जो है वो भी निकल जाते, साथ साथ कुछ आवश्यक पदार्थ भी निकलते, लेकिन बाद में उनको पुनरावशोषण प्रक्रिया के द्वारा अलग कर लिया जाएगा। केशिका गुच्छ में आने वाली अभिवाही धमनिका अपवाही धमनिका की तुलना में अधिक व्यास की होती है। केशिका गुच्छ में ग्लोमेरुलस में आने वाली अभिवाही धमनिका अपवाही धमनिका की अपेक्षा अधिक व्यास की होती है, अर्थात ये ज्यादा चौड़ी होती है, व्यास इसका ज्यादा होता है, ज्यादा मोटी होती है, इसकी गुहा ज्यादा बड़ी होती है और इसकी अपवाही धमनिका की गुहा छोटी होती है। अभिवाही धमनिका के अंदर रक्त जब आता है तो यहाँ पर अधिक व्यास से कम व्यास की नलिकाओं के अंदर जब बढ़ता है तो रुधिर का दाब बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, रुधिर दाब बढ़ जाता है, इसलिए इसमें रुधिर तेज गति से आता है। जो अपवाही धमनिका अभिवाही धमनिका से जब अपवाही धमनिका के अंदर रुधिर प्रवेश करता है तो रुधिर तेज गति से हो जाता है, क्योंकि उसका व्यास अधिक होता है और यहाँ पर पतली पतली नलिकाएं होती है 50, तो उनमें रुधिर का दाब अधिक और रुधिर तेजी से गति करता है, लेकिन बाहर जाते समय यह उतनी तेजी से गति नहीं कर पाता है। तो केशिका गुच्छ में आने वाली अभिवाही धमनिका अपवाही धमनिका की तुलना में अधिक व्यास की होती है, तो यहाँ पर रुधिर ज्यादा तेजी से बहता है और बाद में यह रुधिर का जो प्रेशर है, रुधिर की गति है वो कुछ कम होती जाती है। तो यहाँ पर इतनी गति जो है वो नहीं रह पाती है, उतनी तेजी से गति, लेकिन बाहर जाते समय उतनी गति नहीं रह पाती है। उसके बाद में यहाँ पर केशिका गुच्छ के अंदर स्वस्थ मनुष्य में केशिका गुच्छ की जो छलने की भांति कार्य कर रहा है, रुधिर दाब लगा रहा है, अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका, अभिवाही धमनिका का व्यास अधिक है, अपवाही धमनिका का व्यास कम है, इस कारण से यहाँ पर एक दाब उत्पन्न होता है। यही दाब इस रुधिर को छलने के लिए आवश्यक होता है, रुधिर को छन्नित्र बनने के लिए या फिल्ट्रेट जो है वो अलग हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज और बताते हैं आपको कि अपन ने जो चित्र बना रखा है, चित्र पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नेफ्रॉन की संरचना है, वृक्क नलिका की संरचना है, उसके विभिन्न भाग दिखाए गए हैं और उन विभिन्न भागों में कौन कौन से पदार्थ निकल रहे हैं, बाहर रुधिर में जा रहे हैं, कौन कौन से इसके अंदर आ रहे हैं, उसका निर्देशित किया गया है। यहाँ पर आपको पहले बताया गया था कि नेफ्रॉन जो मानव का वृक्क है, किडनी है, उस किडनी के दो भाग होते हैं। एक बार आपको थोड़ा सा कर देखिए, तो जो बाहर का भाग होता है, ये बाहर का आउटर जो भाग होता है ये कहलाता है कॉर्टेक्स यानी वल्कुट, और जो अंदर का भाग होता है वो होता है मेडुला, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर मेडुला भाग होता है अंदर का भाग। तो जो बाहर का जो भाग होता है कॉर्टेक्स भाग होता है, उस कॉर्टेक्स भाग के अंदर मैल्पिकी काय होता है, संपस्थ कुंडलित नलिका, उद्रष्ट कुंडलित नलिका होती है कॉर्टेक्स भाग में। तो ये वाला जो भाग है, ऊपर का भाग है, ये कॉर्टेक्स वाला भाग है, वल्कुट वाला भाग दिखा रखा है, और नीचे का जो पार्ट होता है मेडुला यानी मध्यांश, जो अंदर का भाग होता है, अंदर के भाग मेडुला भाग में संघ नलिका और हेनले का लूप विद्यमान होते हैं, मौजूद होते हैं। तो संघ नलिका और हेनले का लूप मेडुला भाग में स्थित होते हैं, जबकि कॉर्टेक्स भाग यानी वल्कुट के बाह्य भाग के अंदर मैल्पिकी काय, बोमेन संपुट, केशिका गुच्छ, संपस्थ कुंडलित नलिका और द्रष्ट कुंडलित नलिका स्थित होती हैं, अर्थात प्रॉक्सिमल कोरोनेटेड ट्यूब्यूल्स और डेसिटल कोरोनेटेड ट्यूब्यूल्स और केशिका गुच्छ, बोमेन संपुट, ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट इसके अंदर विद्यमान होते हैं, स्थित होते हैं। जबकि मेडुला भाग के अंदर हेनले पास, हेनले लूप
और संघनन नलिका स्थित होती है। तो यहां पर अब अपन आगे चलते हैं। देखिए, तो अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका की तुलना में अधिक होता है, इसलिए अभिवाही धमनिका के अंदर जो रक्त आता है वो बहुत तेजी से आता है, लेकिन जब बाहर जाता है तो उतनी गति इसकी नहीं रह पाती है, क्योंकि उसमें से बहुत सारा भाग छन जाता है। छनने के बाद उसका आयतन कम हो जाता है, इसलिए वहां पर उसका गति धीमी हो जाती है। लेकिन जब अभिवाही धमनिका से रक्त 50 पतली पतली नलिकाओं में जाता है तो वहां पर रुधिर का प्रेशर यानी गति बहुत तेज होती है, और उस गति के कारण से, उस पतली पतली नलिकाओं के कारण से वहां पर एक दाब उत्पन्न होता है। ये जो दाब है वो केशिका गुच्छ के अंदर उत्पन्न हो रहा है, केशिका गुच्छ के द्वारा उत्पन्न होता है। तो स्वस्थ मनुष्य में केशिका गुच्छ में आने वाले रुधिर का जो दाब GHP, ध्यान दीजिएगा, GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर GHP यानी कि केशिका गुच्छ हाइड्रोस्टेटिक दाब, केशिका गुच्छ के द्वारा रुधिर के द्वारा, केशिका गुच्छ में रुधिर के द्वारा लगने वाला ये दाब है, जिसका मान GHP का मान 70 mm 70 mm Hg होता है। पारे के दाब पर 70 mm होता है। 70 mm Hg GHP टोटल प्रेशर यानी दाब होता है, जो रुधिर को केशिका गुच्छ में छलने के लिए आवश्यक होता है, 70 mm Hg। इसके अलावा आगे देखिएगा, केशिका गुच्छ में रुधिर केशिका, रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्रोटीन, रुधिर घुलित कोलॉइड भी उत्पन्न होते हैं। तो केशिका गुच्छ के अंदर जो रुधिर आता है उस रुधिर में रुधिर कणिकाएं भी होती हैं, WBC RBC सभी कणिकाएं होती हैं, रुधिर प्रोटीन होती है, रुधिर के अंदर घुले हुए अनेक कोलॉइडी पदार्थ भी होते हैं। ये कोलॉइडी पदार्थ रुधिर को केशिका गुच्छ से बॉमेन संपुट में जाने से रोकते हैं, अर्थात ये दाब विपरीत लग रहा है, जबकि रुधिर को छनने के लिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, रुधिर छनने के लिए 70 mm Hg का दाब लगता है केशिका गुच्छ के द्वारा, जिससे रुधिर छन करके बाहर आता है, यानी कि बॉमेन संपुट की गुहा में आता है, बॉमेन संपुट की जो नलिकाएं हैं इसमें आता है। लेकिन रुधिर के अंदर स्थित घुलित कोलॉइडी पदार्थों के द्वारा विपरीत दबाव लगाया जाता है, विपरीत प्रेशर लगाया जाता है, जो कि इस रुधिर को छनने से रोकता है। तो इसे कहते हैं BCOP, ब्लड कोलॉइडी ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइडी ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि रुधिर रक्त कोलॉइडी या रुधिर कोलॉइडी प्रासरणी दाब, BCOP। इस BCOP जो दाब है, ये दाब जो उत्पन्न हो रहा है, ये उत्पन्न होता है रुधिर के कोलॉइडी पदार्थों के कारण से, और इसका मान होता है 30 mm Hg, 30 mm Hg इसका दाब होता है। इसके अलावा रुधिर का जो छनित्र भाग है, यानी रुधिर छनता जाता है और वो छनित्र भाग यहां आ जाता है, इस भाग में, यानी बॉमेन संपुट की गुहा में आ जाता है। रुधिर का छना हुआ भाग है जिसके अंदर जल की अधिक मात्रा होती है, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, काफी आवश्यक पदार्थ भी होते हैं जो यहाँ आ जाते हैं। वो भी एक विपरीत दाब लगाते हैं अंदर की ओर, जो कि इस रुधिर को छनने से रोकते हैं, रुधिर के छने हुए भाग के अंदर और भागों को आने से रोकते हैं। तो रुधिर के अंदर जब पदार्थ छन जाते हैं तो बॉमेन संपुट की गुहा के द्वारा भी एक दाब, बॉमेन संपुट के अंदर आए हुए पदार्थों के द्वारा भी दाब लगाया जाता है। यह दाब भी रुधिर को छनने से रोकता है, अर्थात विपरीत दाब लगता है, और इस विपरीत दाब का जो मान होता है वो होता है 20 mm Hg। बॉमेन संपुट की गुहा में स्थित निस्यंदन द्वारा भी लगभग 20 mm Hg, जो बॉमेन संपुट की गुहा में स्थित निस्यंदन है, निस्यंद पदार्थ फिल्ट्रेट है, उस फिल्ट्रेट के द्वारा भी लगभग 20 mm Hg का दाब लगाया जाता है। तो जो GHP है,
जो बोमेन संपुट की गुहा के द्वारा जो दाब लग रहा है उसे CHP कहते हैं, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, CHP कैप्सुलेटेड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और इसका मान 20 mmHg होता है। तो यहां पर देखिएगा जो धनात्मक दाब लग रहा है, जो रुधिर को छलने के लिए बोमेन संपुट छलने के दाब लग रहा है, उसका मान टोटल 70 mmHg है। इसके अलावा यहाँ पर दो दाब और लग रहे हैं जो विपरीत लग रहे हैं, 30 mmHg तो BCOP है और 20 mmHg CHP है, यानी जो कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। तो यहाँ पर जो हमारे पास दाब बचता है, जो आवश्यक दाब जिसके द्वारा रुधिर छन करके बोमेन संपुट की गुहा में जाता रहता है, वो है 20 mmHg। ये कहलाता है EFP, यानी नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कहलाता है। यही 20 mmHg जो है ये सबसे आवश्यक नेट प्रेशर है जो कि रुधिर को छनने के लिए आवश्यक होता है, और रुधिर छन जाता है, इसके अवशिष्ट पदार्थ बोमेन संपुट की गुहा में चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से अविभाजित धमनिका के द्वारा जो रक्त लाया जाता है उसका अविभाजित धमनिका का व्यास अधिक होता है, लेकिन बाद में इसके अंदर बहुत पतली पतली नलिकाएं बनती हैं, जिससे यहाँ पर रुधिर का प्रेशर बहुत तेज होता है, गति तेज होती है। इसके द्वारा कोशिका गुच्छ के अंदर केशिका गुच्छ के द्वारा रुधिर में केशिका गुच्छ में आने वाले रुधिर का दाब जो है GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक दाब उत्पन्न होता है, और यह दाब 70 mmHg होता है। इस दाब के द्वारा ही रुधिर का छलना आवश्यक होता है, संभव हो पाता है। लेकिन इसके अलावा रुधिर के अंदर कुछ रुधिर प्रोटीन, रुधिर की कणिकाएं और रुधिर के अंदर घुलित कोलेडी पदार्थ होते हैं, उन कोलेडी पदार्थों के द्वारा भी विपरीत दाब लगाया जाता है जो कि रुधिर को छलने से रोकते हैं। वो दाब होता है BCOP, ब्लड कोलोइडी ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि रक्त कोलोइडी प्रासरणी दाब, जो 30 mmHg होता है। इसके अलावा यहाँ पर जब बोमेन संपुट की गुहा में निषेध पदार्थ, फिल्ट्रेट पदार्थ आ जाता है, तो फिल्ट्रेट पदार्थ भी रुधिर कणिका रुधिर को छलने से रोकता है, वो भी एक विपरीत दाब लगाता है, अपोजिट प्रेशर लगाता है, जिसका मान 20 mmHg होता है। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक दाब होता है, यह बोमेन संपुट की गुहा के द्वारा लगाया गया दाब होता है, CHP, जिसका मान 20 mmHg होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो टोटल दाब उत्पन्न हो रहा है केशिका गुच्छ के द्वारा 70 mmHg होता है, और 30 और 50 mmHg जो है विपरीत दाब लगता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी 20 mmHg दाब जो है पॉजिटिव धनात्मक दाब ही होता है। इसी दाब के कारण से रुधिर छन जाता है और बोमेन संपुट की गुहा के अंदर अवशिष्ट पदार्थ, जल आदि पदार्थ आते रहते हैं। तो यहाँ पर ये जो 20 mmHg है ये EFP है, नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर है, इसके द्वारा यह क्षमता रहता है, जिससे तरल प्लाज्मा उत्सर्जित पदार्थ बोमेन संपुट की गुहा में आते रहते हैं। इसी दाब के कारण से तरल प्लाज्मा अपशिष्ट पदार्थ बोमेन संपुट की गुहा के अंदर निरंतर आते रहते हैं, और ये फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद में तो केशिका गुच्छ में छना हुआ प्लाज्मा ग्लोमेरुलर निषेध कहलाता है। केशिका गुच्छ में छनता है, प्लाज्मा पदार्थ होता है, प्लाज्मा रुधिर की प्लाज्मा छन जाती है, तो केशिका गुच्छ में छने हुए प्लाज्मा को ग्लोमेरुलर निषेध कहलाता है, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहलाता है। यह तरल बोमेन संपुट की गुहा में आ जाता है, बोमेन संपुट की गुहा के अंदर यह तरल आता रहता है। केशिका गुच्छ की रुधिर कोशिकाओं से उत्सर्जी तथा अन्य उपयोगी केशिका गुच्छ की बोमेन संपुट केशिका गुच्छ की रुधिर कोशिकाओं से उत्सर्जी पदार्थ तथा अन्य उपयोगी पदार्थों का छनकर बोमेन संपुट की गुहा में आने की क्रिया ही प्राणनिषेधन कहलाती है। तो केशिका गुच्छ की रुधिर कोशिकाओं के द्वारा जो रुधिर केशिकाएं हैं, वहां पर रुधिर केशिकाएं बनती पतली पतली, उसके बाद बोमेन संपुट की भित्ति कोशिकाएं होती हैं जो अधिक पारगम्य होती हैं।
इन कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ अन्य उपयोगी पदार्थ छनकर बोमेन संपुट की गुहा में आ जाते हैं। इसी प्रक्रिया को अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहा जाता है, प्राणिशंदन कहते हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन या प्राणिशंदन। अगला इसके बाद टॉपिक आता है अपना, ये था प्राणिशंदन। प्राणिशंदन में आप जरूर ध्यान रखिए कि कौन कौन से दाब लग रहे हैं, कितनी कितनी मात्रा में लग रहे हैं और नेट इफेक्टिव प्रेशर क्या है, उसके द्वारा यह किस प्रकार से ब्लड छन करके फिल्ट्रेट जो है वो संपुट के अंदर आ जाता है। तो केशिका गुच्छ के अंदर केशिका ग्लोमेरुलर या केशिका गुच्छ में रुधिर कोशिकाओं के द्वारा अवशिष्ट पदार्थ और अन्य उपयोगी पदार्थों का छन करके बोमेन संपुट की गुहा में आना प्राणिशंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाता है। अगला टॉपिक है अपना वर्णात्मक पुनराअवशोषण। नंबर 2, वर्णात्मक यानी कि सिलेक्टिव पुनराअवशोषण। वर्णात्मक पुनराअवशोषण, वर्ण यानी सिलेक्टिव चयन। सभी पदार्थ नहीं छनते, कुछ पदार्थ जो आवश्यक पदार्थ है वो भी छन करके आ जाते हैं। उन आवश्यक पदार्थों का वापस से चुन करके चयन करके उनका पुनः अवशोषण किया जाता है। यह पुनः अवशोषण का कार्य संपृष्ठ कुंडलित नलिका, हेनले के लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका, संग्रह नलिका, ये सभी करते हैं। तो अपन जानते हैं वर्णात्मक पुनराअवशोषण के टॉपिक पर क्या है ये। तो प्राणिशंदन यानी अल्ट्राफिल्ट्रेशन, प्राणिशंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन जो प्रक्रिया अपन ने इससे पहले पढ़ी है, उत्पन्न प्राणिशंदन क्रिया से उत्पन्न ग्लोमेरुलर निशंद में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन, ये सभी क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन आदि उत्सर्जित पदार्थों के साथ साथ कुछ आवश्यक पदार्थ जो होते शरीर के लिए वो भी छन किया जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, कुछ वसीय अम्ल, विटामिन, जल। बहुत अधिक मात्रा में लगभग 95% रुधिर का 95% जल छन कर किया जाता है। जल तथा अन्य उपयोगी लवण भी होते हैं। तो प्राणिशंदन से छने हुए छनित्र में या फिल्ट्रेट में ग्लोमेरुलर निस्यंद में ग्लोमेरुलर निस्यंद कहलाएगा, अंत में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट के अंदर यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन आदि अपशिष्ट पदार्थों के साथ साथ कुछ आवश्यक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, कुछ वसीय अम्ल, विटामिन, जल तथा अन्य उपयोगी लवण भी होते हैं। निस्यंद में रुधिर के जल का 95% यानी 95% जल जो है रुधिर का निकल करके निस्यंद या फिल्ट्रेट में आ जाता है। इस सारे जल को बाहर नहीं निकाला जाता, 95% जल जो है वो बाहर निकल के आ जाता है बोमेन संपुट की गुहा में, निस्यंद में बाहर छनकर आते हैं। किंतु इसका लगभग 0.8%, कितना, देखिए आंकड़ा ध्यान रखिएगा, 0.8% ही मूत्र निर्माण में भाग लेता है। 95% जल जो छन करके बाहर आते हैं, इसका 0.8% जल मूत्र निर्माण के अंदर भाग लेता है, यानी मूत्र में बदलता है। इसमें पाए जाने वाले लाभदायक पदार्थों जैसे ग्लूकोज, विटामिन, एमिनो अम्ल आदि का वृक्क नलिकाओं द्वारा रुधिर में पुनराअवशोषण कर लिया जाता है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, उस फिल्ट्रेट में से ग्लूकोज, विटामिन, एमिनो अम्ल आदि का वृक्क नलिकाओं यानी नेफ्रॉन के द्वारा पुनराअवशोषण कर लिया जाता है, पुनः अवशोषण रीएब्जॉर्प्शन किया जाता है। वृक्क नलिकाओं में लाभदायक पदार्थों का रुधिर में पहुंचाना वर्णात्मक पुनराअवशोषण कहलाता है। तो वृक्क नलिकाओं के द्वारा मूत्र के अंदर या अपशिष्ट में निस्यंद में आए हुए आवश्यक पदार्थों का वापस रुधिर के अंदर पहुंचाना वर्णात्मक पुनराअवशोषण कहलाता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, निस्यंद में या फिल्ट्रेट के अंदर आए हुए लाभदायक पदार्थों का पुनः
रुधिर के अंदर पहुंचाना या वापस रुधिर के अंदर डाल देना वर्णात्मक पुनरावशोषण कहलाता है। वृक्क नलिकाओं के अलग अलग भागों में वर्णात्मक पुनरावशोषण की प्रक्रिया भी अलग अलग रूप से होती है। सभी भागों के अंदर समान रूप से पदार्थों का अवशोषण नहीं किया जाता। कुछ पदार्थों का अवशोषण होता है, कुछ का नहीं होता। किसी भाग में किसी पदार्थ का होता है। कहीं जल अवशोषित होता है, कहीं जल नहीं अवशोषित होता है। कहीं यूरिया अवशोषित होता है, कहीं यूरिया नहीं अवशोषित होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग भागों में अलग अलग भाग अवशोषित होते हैं और जो फिल्ट्रेट आता है उसकी परासरणी सांद्रता बदलती रहती है। अर्थात विलयन जो है वो समप्रासारी, अल्पप्रासारी, अति प्रासारी होता रहता है। एक बार इन शब्दों का आप ध्यान दीजिएगा। समप्रासारी क्या है? जब रुधिर के अंदर घुले हुए जल और लवण की सांद्रता तथा ग्लोमेरुलर नलिकाओं के अंदर रुधिर यानी बाहर इनकी जो दीवारें हैं, हेनले लूप की दीवारें हैं, हेनले लूप की जो भित्ति है, इनकी भित्ति के अंदर स्थित रुधिर और हेनले लूप की जो गुहा है उसके अंदर स्थित फिल्ट्रेट की सांद्रता बराबर हो तो समप्रासारणी कहलाता है। अर्थात जितने आयन, लवण या ग्लूकोज जो भी पदार्थ है वो रुधिर में घुले हुए हैं उतनी ही सांद्रता में फिल्ट्रेट में भी हो तो समप्रासारी है। अल्पप्रासारी क्या होगा? यदि रुधिर के अंदर घुले हुए जो पदार्थ है रुधिर की प्रासरणी सांद्रता अधिक है और फिल्ट्रेट की कम है तो अल्पप्रासारी विलयन कहलाएगा। वहां पर अति प्रासारी जब इसमें से जल निकल जाए, जब फिल्ट्रेट में से जल बाहर निकल जाए तो विलयन गाढ़ा हो जाएगा, उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। अर्थात वो सांद्रता रुधिर के अंदर स्थित जो विलयन है, रुधिर का विलयन है, उससे भी ज्यादा गाढ़ा विलयन होता है वो, जिसके अंदर अधिक मात्रा में लवण होते हैं, यूरिया होता है, वो अति प्रासारी विलयन कहलाएगा। तो यहाँ पर पुनरावशोषण की प्रक्रिया के अंदर इसी प्रकार से पदार्थों की सांद्रता बदलती रहेगी और अंत में अति प्रासारी यानी उच्च अति प्रासारी विलयन तैयार होता है जिसे मूत्र कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर पुनरावशोषण की प्रक्रिया। समीपस्थ कुंडलित नलिका यानी कि पीसीटी के अंदर वर्णात्मक पुनरावशोषण, प्रॉक्सिमल कोनुलेटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर वर्णात्मक पुनरावशोषण, रीएब्जॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल कोनुलेटेड ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर किस प्रकार से कौन कौन से पदार्थ का पुनरावशोषण होगा? चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां से इस फिल्ट्रेट में से कौन कौन से पदार्थ बाहर जा रहे हैं। तो देखिएगा बाइकार्बोनेट, HCO3, NaCl, H2O, K+ आयन बाहर जा रहे हैं, H+ आयन NH3 इसके अंदर की ओर गति करते हैं। इसके साथ में इन दीवारों के अंदर हमेशा रक्त बहता रहता है, अर्थात समीपस्थ कुंडलित नलिका की भित्ति में, हेनले लूप की भित्ति में और ब्रज कुंडलित नलिका की भित्ति में। इनमें रक्त की नलिकाएं होती है, रक्त की कोशिकाएं होती हैं जो कि इनके अंदर रक्त बहता रहता है और जो आवश्यक पदार्थ छन करके बाहर जाता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो बाहर हमारे शरीर के अंदर किसी गुहा में आ गए, वो रक्त के अंदर जा रहे हैं। ये जो पदार्थ दिखा रखे हैं ये सभी रक्त के अंदर जा रहे हैं, अर्थात इस भित्ति से निकल करके रक्त के अंदर चले जाते हैं वापस पुनः और रक्त की प्राचीन सांद्रता को बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे, समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर पुनरावशोषण, वर्णात्मक पुनरावशोषण। इसकी आंतरिक भित्ति पर अनेक सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, अनेक सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जिस कारण से समीपस्थ कुंडलित नलिका की अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका की अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है, लगभग 20 गुना पुनरावशोषण की क्षमता बढ़ जाती है, 20 गुना अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है। इस भाग में उपकला कोशिकाओं द्वारा इस भाग में उपकला कोशिकाओं द्वारा निस्यंद में से, इस भाग में उपकला कोशिकाओं द्वारा निस्यंद यानी फिल्ट्रेट में से जो कि छन करके आया है अपशिष्ट पदार्थ युक्त जल, ये फिल्ट्रेट में से अधिकतर लाभदायक पदार्थों का अवशोषण कर केशिका गुच्छ के रुधिर में पहुंचा दिया जाता है।
तो आवश्यक पदार्थों का संयुक्त कुंडलित नलिका की भित्ति के अंदर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। इस कारण से इसका अवशोषण की क्षमता 20 गुना बढ़ जाती है। फिल्ट्रेट के अंदर आए हुए आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषित करके वापस केशिका गुच्छ के रुधिर में पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पर जो पहुंचाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं जिनका संयुक्त कुंडलित नलिका अवशोषण करती है, वो पदार्थ है ग्लूकोज, विटामिन, एमिनो अम्ल, अकार्बनिक लवण जैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फोस्फेट, ये सभी पुनः अवशोषित होकर के केशिका गुच्छ के रुधिर में पहुंचा दिए जाते हैं। इस दौरान एटीपी के रूप में ऊर्जा उपयोग होती है या ऊर्जा खर्च होती है। एटीपी के रूप में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जल रुधिर में प्राशन द्वारा पहुंचता है। जल जो है रुधिर में प्राशन के द्वारा पहुंच जाता है, क्योंकि जल की मात्रा अधिक होती है। 95% जल इस कुंडलित नलिका में आता है, तो यहाँ पर जल की मात्रा ज्यादा होती है, रुधिर में कम होती है, इसलिए प्राशन द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्वतः ही गमन कर जाता है। तो जल है वो प्राशन के द्वारा रुधिर के अंदर पहुंचा दिया जाता है और 80% पदार्थों का पुनः अवशोषण हो जाता है। 60 से 80% पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है। 60 to 80% पदार्थ है वो पुनः अवशोषित होकर के पुनः रुधिर के अंदर घोलते जाते हैं। जो आवश्यक पदार्थ होते हैं जैसे कि विटामिन है, ग्लूकोज है, जल है, एमिनो अम्ल है, कार्बनिक लवण, सोडियम, पोटेशियम, फोस्फेट, क्लोराइड, ये सभी हैं। इन सभी का पुनः अवशोषण होता है और रुधिर के अंदर वापस पुनः डाल दिया जाता है। तो ये कितना होता है, 60 से 80% तक पुनः अवशोषण हो जाता है। मान के अनुरूप होता है। तो वृक्क के द्वारा पुनः अवशोषण प्रक्रिया देहली मान के अनुरूप होता है। अर्थात देखिए देहली मान क्या है, देहली यानी कि शरीर को, देह को जो आवश्यक पदार्थ होते हैं, देह को जो आवश्यक पदार्थ होते, जो जितने ज्यादा आवश्यक होंगे वो उतना ही उच्च देहली पदार्थ होगा। तो उनकी आवश्यकता ज्यादा है अर्थात उनका सबसे अधिक अवशोषण होगा। तो वृक्क देहली मान किसी पदार्थ की रुधिर में वह अधिक सांद्रता है, किसी पदार्थ की रुधिर में वह अधिक सांद्रता है जिसे पुनः अवशोषण क्रिया द्वारा फिल्ट्रेट से पूर्णतः हटा लिया जाता है। पुनः अवशोषण प्रक्रिया यानी कि वृक्क देहली मान किसी पदार्थ की रुधिर में वह अधिकतम सांद्रता है जिसे पुनः अवशोषण क्रिया द्वारा फिल्ट्रेट से पूर्णतः हटा लिया जाता है। फिल्ट्रेट से हम निकाल लेते हैं उसको। तो यहाँ पर 3 प्रकार के देहलीय मान है, उच्च देहली मान, निम्न देहली मान और अदेहली पदार्थ। यानी कि उच्च देहली पदार्थ, निम्न देहली पदार्थ या मध्यम देहली पदार्थ और अदेहली पदार्थ, 3 प्रकार के। तो उच्च देहली पदार्थ होते हैं और सबसे अधिक आवश्यक होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, विटामिन है, ये सभी पदार्थ जो है अधिकतर इनका अवशोषण कर ले जाता है। उच्च देहली पदार्थों ग्लूकोज, एमिनो अम्लों का पूर्ण अवशोषण होता है। उच्च देहली पदार्थ ग्लूकोज, एमिनो अम्लों का पूर्ण अवशोषण होगा संयुक्त कुंडलित नलिका के अंदर। तो उच्च देहली पदार्थ कौन कौन से हुए, ग्लूकोज और एमिनो अम्लों का पूर्ण अवशोषण होता है, जिस पर वह पूर्णतः ग्लोमेरुलर निस्यंद से अवशोषित हो जाता है। ग्लोमेरुलर निस्यंद के अंदर ग्लूकोज और एमिनो अम्ल नहीं बचते, वो पूर्णतः अवशोषित हो जाते हैं संयुक्त कुंडलित नलिका के द्वारा और यह कुंडलित नलिका की भित्ति में स्थित रुधिर के अंदर चला जाता है। निम्न देहली पदार्थों जैसे कि जल, खनिज लवण आदि। निम्न देहली पदार्थ कौन से हैं, जल है, खनिज लवण है, इनका आंशिक रूप से अवशोषण होता है। तो ग्लोमेरुलर में अवशोषण कम मात्रा में अवशोषण होता है एवं अदेहली पदार्थ, अदेहली शरीर को बिल्कुल आवश्यक नहीं होते हैं, जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, विषैले होते हैं, वो अदेहली पदार्थ हो, जैसे कि यूरिया है, यूरिक अम्ल है, क्रिएटिनिन है, सल्फेट है आदि जो है इनका बिल्कुल भी अवशोषण नहीं किया जाता है। यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक अम्ल, सल्फेट, इनका बिल्कुल भी अवशोषण नहीं होता, ये शरीर के लिए आवश्यक नहीं होते। तो अदेहली पदार्थ होते, इनका
बिल्कुल भी अवशोषण नहीं होता है। तो इस प्रकार से संयुक्त कुंडलित नलिका के अंदर उनका अवशोषण जो होता है वृक्क के दहली मान के अनुसार होता है। अवशोषण के लिए संयुक्त कुंडलित नलिका में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। सूक्ष्मांकुर अवशोषण का क्षेत्र जो है बढ़ा देते हैं, अवशोषण की क्षमता बढ़ा देते हैं, जिस कारण से यह पूर्णतः अधिक मात्रा में अवशोषण पदार्थों का अवशोषित करती है। यहाँ पर जो लाभदायक पदार्थ होते हैं उन लाभदायक पदार्थों का अवशोषण किया जाता है, जो केशिका गुच्छ के अंदर या केशिका ग्लोमेरुलर निस्यंद जो है केशिका गुच्छ का निस्यंद पदार्थ उसमें आ जाते हैं। उन आवश्यक पदार्थों का अवशोषण किया जाता है। ये आवश्यक पदार्थ ग्लूकोज, विटामिन, जल, एमिनो अम्ल, कार्बनिक लवण, सोडियम, फॉस्फेट, क्लोराइड ये सभी होते हैं। इनके गमन के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है। जल भी होता है, जल प्राशन के द्वारा बाहर निकल जाता है और दहली मान के अनुरूप इनका अवशोषण होता है। तो ये था संयुक्त कुंडलित नलिका के अंदर पुनरा अवशोषण। अपना यहाँ तक का अवशोषण हो चुका है। संयुक्त कुंडलित नलिका के अंदर इन पदार्थों का अवशोषण किया जाता है, यानी कि ये पदार्थ निकल करके शरीर से, ये पदार्थ निकल करके वृक्क नलिकाओं से रुधिर में फिर से घोल दिए जाते हैं। जल का अवशोषण होता है, सोडियम का अवशोषण होता है, पोटेशियम का अवशोषण होता है, सोडियम क्लोराइड का अवशोषण होता है, बाइकार्बोनेट का अवशोषण होता है, ग्लूकोज का अवशोषण होता है, विटामिनों का अवशोषण होता है, एमिनो अम्लों का अवशोषण होता है। यहाँ पर इन सभी पदार्थों का अवशोषण कर लिया जाता है। कुछ का कम मात्रा में, कुछ का ज्यादा मात्रा में। ज्यादा मात्रा में होते हैं वो कुछ दहली पदार्थ होते हैं, ग्लूकोज और एमिनो अम्ल। निम्न दहली पदार्थ होते हैं जिनका कम अवशोषण होता है, जल और खनिज लवण होते हैं। इसके बाद में अदहली पदार्थ होते हैं जिनका बिल्कुल भी अवशोषण नहीं होता, जैसे कि यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रिएटिनिन और सल्फेट। इसके बाद में आता है दूसरा नंबर पर हेनले का लूप। संयुक्त कुंडलित नलिका में पुनरावृत्त हो चुका, अब आता है हेनले का लूप। अब हेनले का लूप अपने पढ़ा था। हेनले के लूप की भी दो भुजाएं होती हैं। एक होती है उसकी गिरती हुई भुजा जो नीचे की ओर आ रही है, डिसेंडिंग लिम्स होती है। एक असेंडिंग लिम्स होती है। डिसेंडिंग लिम्स क्या है? अवरोही भुजा। अवरोही भुजा नीचे की ओर आती है, आरोही भुजा जो ऊपर की ओर जा रही है। अवरोही, आरोही। आरोही भुजा के दो पार्ट होते हैं। आरोही भुजा का पतला खंड होता है, आरोही भुजा का मोटा खंड होता है। इनके अंदर भी अलग अलग तरह का अवशोषण प्रक्रिया होती है। तो हम दोनों के अंदर अलग अलग पढ़ेंगे, हेनले के लूप की आरोही भुजा और अवरोही भुजा में। तो सबसे पहले आता है अवरोही भुजा में पुनरा अवशोषण। जो अवरोही भुजा है वो है जो नीचे की ओर आ रही है, वो अवरोही भुजा है। अवरोही भुजा जल के लिए बहुत पारगम्य होती है। यहाँ पर जल बहुत सारा अवशोषित होता है। हेनले के लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पारगम्य दिखा रखा, जल बाहर की ओर आ रहा है। निस्यंद यानी फिल्ट्रेट का शेष भाग लगभग 35%। कितना अवशोषण हो गया था वहां पर? 60 से 80%। 60 से 80% भाग संयुक्त कुंडलित नलिका के अंदर अवशोषित हो रहा था। लेकिन बचा हुआ लगभग निस्यंद का शेष भाग लगभग 35%। निस्यंद का शेष भाग लगभग 35% अवरोही भुजा में पहुंचता है। अवरोही भुजा के अंदर आता है। अवरोही भुजा हेनले लूप की नीचे की भुजा है, तो अवरोही भुजा के अंदर यह पहुंच जाता है लगभग 35% निस्यंद का बचा हुआ भाग। अवरोही भुजा में रुधिर, प्लाज्मा एवं निस्यंद की प्रासन्य सांद्रता बराबर होती है, यानी प्रासन्यता बराबर होती है। अवरोही भुजा के अंदर रुधिर और फिल्ट्रेट की प्रासन्य सांद्रता बराबर है, अर्थात विलयन कैसा है? दोनों का समप्रासारी है। आइसोटोनिक विलयन है, यहाँ पर बराबर होता है। लेकिन होता क्या है यहाँ पर कि अवरोही भुजा जो है, देखिए जब स्टार्टिंग में अवरोही भुजा के अंदर हेनले लूप की अवरोही भुजा में निस्यंद आता है, उस समय रुधिर और फिल्ट्रेट की प्रासन्यता यानी प्रासन्य सांद्रता बराबर होती है, अर्थात यहाँ पर दोनों विलयन आइसोटोनिक रूप में रहते हैं। लेकिन हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए अधिक पारगम्य होती है। इस कारण जल के लिए पारगम्य है, जल के लिए अधिक पारगम्य होती है। इस कारण से यहाँ पर जल अधिक मात्रा में अवशोषित कर ले जाता है और विलयन बन जाता है अतिप्रासारी। आगे ध्यान दीजिएगा। सोडियम,
पोटेशियम क्लोराइड यानी Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव और Cl माइनस, ये आयन सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन के कारण संप्रासरणता होती है। इन्हीं के कारण से यहाँ पर आइसोटोनिक जो है वो बना रहता है। विलयन संप्रासरणता सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयनों के कारण से होती है। इस भुजा की पतली भित्ति, अवरोही भुजा की ये पतली भित्ति है, पतली दीवारें हैं, पतली गुहा है, पतली भित्ति है। पतली भित्ति यूरिया, सोडियम तथा अन्य आयनों के लिए कम पारगम्य है। यूरिया के लिए, सोडियम के लिए, अन्य आयनों के लिए कम पारगम्य है। अर्थात अवशोषित तो होते हैं लेकिन कम होते, लेकिन जल के लिए अधिक पारगम्य है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो विलयन है उस विलयन में से आपने जल निकाल दिया, जो यहाँ फिल्ट्रेट है उस फिल्ट्रेट में से जल निकाल दिया, जल निकल गया तो विलयन क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। जल मिलाओगे विलयन पतला हो जाएगा। तो जब विलयन जल निकल गया तो विलयन क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। अर्थात इसे हम कहेंगे अति प्रासारी, विलयन सांद्र बन गया। तो जल के लिए हेलने लूप की अवरोही भुजा अधिक पारगम्य होती है। इस कारण से यहाँ पर जल का अधिक अवशोषण हो जाता है, जिससे यह फिल्ट्रेट या निस्यंद अति प्रासारी बन जाता है या हाइपरटोनिक हो जाता है। आगे चलते हम अवरोही भुजा के अंदर। हेलने लूप की अवरोही भुजा में पुनरावशोषण कैसे होता है? अब यहां पर भी क्या होता है कि जल का अवशोषण तो जारी रहता है। अवरोही भुजा में अवरोही भुजा से निस्यंद आरोही भुजा के महीन खंड में पहुंचता है, पहले पतले वाले खंड में आता है। अवरोही भुजा से निस्यंद आरोही भुजा के महीन खंड यानी पतले खंड में पहुंचता है। अलग दिखा रखे हैं, ये मोटा खंड है, पतला खंड है, महीन खंड में पहुंचता है। इसकी भित्ति सोडियम आयन, पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड आयनों के लिए पारगम्य, जल के लिए अपारगम्य होती है। अब यहाँ पर क्या है कि सोडियम क्लोराइड आयनों के लिए तो ये पारगम्य है और जल के लिए पारगम्य नहीं होती है, अपारगम्य होती है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए हमने एक बर्तन लिया, बर्तन के अंदर जल था, ठीक है, उस जल को हमने गर्म कर रहे हैं, मान लीजिए हम गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, वाटर जो है वो एप्राइज हो गया, वाटर निकल गया, विलयन क्या हो गया, गाढ़ा हो गया। अब क्या हुआ कि इसमें से हमने जो कुछ पानी से बचा हुआ है, उस पानी में से हमने लवण को निकाल दिया। से नमक है, सोडियम क्लोराइड है, नमक को निकाल लिया। तो अब यहाँ पर क्या बच गया, पानी अधिक बच गया। अब इसके अंदर पानी अधिक बच गया, तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हेनले लूप की आरोही भुजा का जो महीन खंड है वो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड आयनों के लिए अधिक पारगम्य होता है, जल के लिए नहीं होता। तो जल तो बच जाएगा और सोडियम क्लोराइड आयन निकल जाएंगे, इसलिए यहां पर फिर से वापिस विलयन जो है वो संप्रासारी बन जाएगा। तो इसकी भित्ति सोडियम क्लोराइड आयनों के लिए पारगम्य तथा जल के लिए अपारगम्य होती है। यहां निस्यंद से अकार्बनिक लवणों के आयन सोडियम क्लोराइड सामान्य विसरण द्वारा बाहर निकलते हैं, सामान्य विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि इनकी मात्रा ज्यादा हो जाती, इस कारण से अधिक से कम की ओर पुनः ही चले जाते हैं रुधिर केशिकाओं में। यह निस्यंद वापिस पुनः संप्रासारी हो जाता है, क्योंकि पहले क्या हुआ, पहले जल निकल गया, अब NaCl भी निकल गए, तो फिर से बराबर हो गया। स्टार्टिंग में संप्रासारी आया था, लेकिन जल के निकलने के कारण से अति प्रासारी हो गया, गाढ़ा हो गया। लेकिन यहाँ पर अब जल तो रह गया, जो बचा हुआ जल है वो तो रह गया, लेकिन NaCl है वो बाहर निकल गए। इस कारण से यहाँ फिर से विलयन कैसा हो गया, संप्रासारी हो गया। आगे भुजा के मोटे खंड की ओर चलते हैं, वहां पर ऊपर की ओर आगे भुजा का मोटा खंड है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, NaCl का अवशोषण जारी है। आरोही भुजा के मोटे खंड की भित्ति जल, यूरिया तथा अन्य विलयों के लिए अपारगम्य होती है। जल के लिए अपारगम्य, ये भी जल के लिए अपारगम्य, यूरिया के लिए भी अपारगम्य, अन्य विलय पदार्थ उनके लिए भी अपारगम्य है। इसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयन
सक्रिय अभिगम द्वारा निस्यंद से वृक्क मेडुला के उत्तर ध्रुव में जाते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सभी के लिए, आयनों के लिए भी अपारगम्य, जल के लिए भी अपारगम्य है, खनिज लवणों के लिए भी अपारगम्य, यूरिया के लिए भी अपारगम्य है। तो यहाँ पर फिर भी क्या होता है कि एटीपी प्रेशर लगा करके, एटीपी दाब लगा करके, एटीपी ऊर्जा दे करके इन पदार्थों को यहां से बाहर निकाला जाता है। सक्रिय अभिगमन के द्वारा एटीपी ऊर्जा खर्च करके यहाँ पर से, इसमें से आरोही भुजा के जो मोटा खंड है उसमें से सक्रिय अभिगमन एटीपी ऊर्जा खर्च करके NaCl को और Na यानी कि पोटेशियम सोडियम क्लोराइड आयनों को और भी अधिक निकालते रहते हैं और ये निकले पदार्थ मेडुला के उत्तर ध्रुव में जाते रहते हैं। ये मेडुला पदार्थ है, मेडुला वाला भाग है, मेडुला के अंदर भरा हुआ जो उत्तर ध्रुव है उसके अंदर जाते रहते हैं। यहाँ पर निकला हुआ पदार्थ उदर केशिका में ना जा करके मेडुला के उत्तर ध्रुव में जा रहा है। तो सोडियम क्लोराइड पोटेशियम आयन सक्रिय अभिगमन द्वारा निस्यंद से वृक्क मेडुला के उत्तर ध्रुव में सक्रिय अभिगमन यानी पहुंचकर सामान्य विसरण द्वारा रुधिर में चले जाते हैं, जिससे निस्यंद, एक मिनट भाई सॉरी, यहाँ पर प्रेशर से नहीं जा रहे हैं, सामान्य विसरण के द्वारा ही जा रहे हैं। ये भी एटीपी ऊर्जा खर्च नहीं हो रही, आप इसे ध्यान दीजिएगा एक बार। आरोही भुजा के अंदर, आरोही भुजा का जो मोटा खंड है, हेनल लूप की आरोही भुजा का मोटा खंड है, उसके अंदर सोडियम पोटेशियम क्लोराइड आयनों का जो विसरण सक्रिय अभिगमन द्वारा, सही है ये सक्रिय अभिगमन ही है, थोड़ा सा देखने में दिक्कत हो गई थी। सक्रिय अभिगमन द्वारा निस्यंद से वृक्क मेडुला के उत्तर ध्रुव में जाते रहते हैं, सामान्य विसरण द्वारा रुधिर में चले जाते हैं। यहाँ से रुधिर में चले जाएंगे, फिर उत्तर ध्रुव में से सामान्य विसरण के द्वारा रुधिर में पहुंच जाती है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, हेनल लूप की मोटे खंड में से, हेनल लूप के आरोही भुजा के मोटे खंड में से सोडियम क्लोराइड पोटेशियम आयन जो है वो सक्रिय अभिगमन के द्वारा निकल करके वृक्क मेडुला के उत्तर ध्रुव में जाते हैं। वृक्क मेडुला के उत्तर ध्रुव से सामान्य विसरण के द्वारा रुधिर के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं, जिससे निस्यंद हाइपोटोनिक हो जाता है, अल्परासारी हो जाता है। क्योंकि देखिएगा NaCl यहां भी निकले हैं, NaCl यहां भी निकले हैं, अर्थात यहां से बिल्कुल लवण नहीं है, लवण है लेकिन निकल रहे हैं बहुत सारे। NaCl लवण यहां निकल गए, यहां भी निकल गए, तो विलयन संप्रासारी से भी नीचे आ गया। संप्रासारी स्थिति क्या है? बराबर की स्थिति है, संप्रासारी बराबर की स्थिति है, लवण बराबर मात्रा में रुधिर और फिल्ट्रेट के अंदर। लेकिन जब लवण ज्यादा हो गए तो अति प्रासारी, जब लवण और भी कम हो गए तो अल्परासारी। तो यहाँ पर लवण और अधिक कम हो गए, जल तो कम नहीं हुआ लेकिन लवण और अधिक कम हो गए, तो विलयन हो गया अल्पप्रासारी यानी हाइपोटोनिक। इसके बाद में अपन चलते हैं अब आरोही भुजा की जो पतला खंड है वो हो चुका, आरोही भुजा का मोटा खंड हो गया। अब आता है दूरस्थ कुंडलित नलिका, डेसिटल कोरुनेटेड ट्यूब्यूल्स। अब दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर किस प्रकार से पुनरावशोषण होगा? तो इस नलिका में सोडियम व क्लोराइड, देखिएगा एक बार, सोडियम क्लोराइड आपको दिख रहा है तीर के निशान से बाहर क्यों जा रहा है, सोडियम क्लोराइड। इस नलिका में सोडियम क्लोराइड का पुनः अवशोषण जारी रहता है। यहां पर भी पुनरावशोषण के द्वारा ये भी बाहर की ओर जाते रहते हैं, अर्थात दिल के अंदर जाते रहते हैं। यहां जल रक्त की तुलना में संप्रासारी होता है। यहाँ पर जल जो है रक्त की तुलना में संप्रासारी है, जल संप्रासारी अवस्था में है, अर्थात जल के अंदर उतने ही पदार्थ है जितने रुधिर के अंदर है, संप्रासारी है। यहाँ जल का लगभग 19% भाग अवशोषित होता है, अर्थात यहाँ पर जल का और भी अधिक 19% भाग अवशोषित हो जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर। डेसिटल प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर ज्यादा कुछ नहीं होता। समीपस्थ कुंडलित नलिका के दूरस्थ कुंडलित नलिका में सोडियम क्लोराइड पोटेशियम आयन जो है उनका अवशोषण जारी रहता है, और यहाँ जल की तुलना में रक्त की तुलना में संप्रासारी अवस्था में होता है। और इसी दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर जल का 19% यानी 19% अवशोषण कर लिया जाता है। इसके बाद आता है संग्रह नलिका में
पुनरावशोषण। तो संघनन नलिका के अंदर अब यहाँ पर अंतिम जो स्थिति है वो यहाँ बनती है अति गाढ़ा विलयन यानी अति हाईली हाइपरटोनिक यानी अति उच्च प्रासारी मूत्र का निर्माण होता है। तो इस भाग द्वारा निस्यंद में जल के अणुओं का पुनः अवशोषण किया जाता है, जल जो है उसको निकाला जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जल को अधिक बाहर की ओर लिया जा रहा है, जल का अवशोषण किया जाता है, जिससे निस्यंद अति प्रासारी हो जाता है, बहुत अधिक अति प्रासारी। संघनन नलिका के अंदर कुल मिलाकर के संघनन नलिका में कुल मिलाकर के जल का अधिक अवशोषण किया जाता है। जल निकलने के कारण से यहाँ पर विलयन क्या होगा, गाढ़ा हो जाएगा, अति प्रासारी हो जाएगा और संघनन नलिका के अंतिम पार्ट तक पहुंचते पहुंचते यह बहुत अधिक गाढ़ा हो जाता है, यानी कि सांद्र हो जाता है और इसकी बन जाती अति उच्च प्रासारी। अति उच्च प्रासारी हाईली हाइपरटोनिक विलयन बनता है, इसे ही कहा जाता है मूत्र। और इस मूत्र को संघनन नलिका से बाद में पेल्विस और उसके बाद मूत्र वाहिनी के द्वारा मूत्राशय में पहुंचा दिया जाता है। तो आगे सुनिए, इसमें इस भाग द्वारा यानी कौन से संघनन नलिका के द्वारा इस भाग द्वारा निस्यंद में जल के अणुओं का पुनः अवशोषण किया जाता है, जिससे निस्यंद अति प्रासारी हो जाता है। संघनन नलिका के अग्रभाग की भित्ति जल के अणुओं के लिए कुछ पारगम्य होती है। संघनन नलिका का अंतिम भाग यूरिया के लिए कुछ पारगम्य होता है। अंतिम भाग नीचे का भाग जो भी यूरिया हम दिखा में रखा है, यूरिया के लिए पारगम्य है। ये यूरिया यहाँ से निकलता रहता है और कम मात्रा में निकलता है, बहुत ही कम मात्रा में यूरिया निकलता है। इस यूरिया को वापस पुनः रुधिर में बोला जाता है, तो रुधिर पुनः फिर वापस बहुमूत्र संकुल से छान देता है, जिससे यूरिया बाहर निकलकर मेडुलरी उत्तक द्रव की प्रासरणता को बढ़ाता है। तो मेडुलरी उत्तक द्रव को प्रासरणता को बढ़ाता है। यहाँ से संघनन नलिका की जो निचली भित्ति है, अग्रभाग है, वो जल के लिए अधिक पारगम्य है, जिसमें जल का अधिक अवशोषण होता है, जबकि नीचे का भाग है वो यूरिया के लिए पारगम्य है। इसलिए यूरिया यहाँ से निकल करके मेडुलरी उत्तक द्रव में आ जाता है, जिसमें संघनन नलिका मौजूद है, जिस द्रव में डूबी हुई है उसी द्रव के अंदर यह यूरिया आ जाता है, जिससे यहाँ पर इसकी प्रासरण सांद्रता को बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से पुनरावशोषण होता है। तो ध्यान दीजिएगा एक बार, कहां पर विलयन संप्रासारी, अति प्रासारी और अल्पप्रासारी हुआ है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले संयुक्त तलिका के अंदर अपन आए थे, संयुक्त तलिका के अंदर अपन पहुंचे, फिल्ट्रेट को लेकर के। फिल्ट्रेट जब आया तो फिल्ट्रेट यहाँ की सांद्रता रुधिर की सांद्रता के बिल्कुल संप्रासरणी था, संप्रासारी विलयन था यहाँ पर। लेकिन संयुक्त नलिका जल के लिए अधिक पारगम्य होने के कारण से जल इसमें से निकल गया और विलयन बन गया अति प्रासारी। इसके बाद में हेले लूप के अंदर आते हैं, तो हेले लूप के अंदर भी H2O का अवशोषण जारी रहता है, जल का अवशोषण जारी रहता है। यहाँ पर भी जल अधिक मात्रा में निकलता रहता है और यहाँ पर स्थिति बनती है अल्पप्रासारी अति प्रासारी की। इसके बाद में जब यहाँ पर ऊपर पहुंचते हैं तो यहाँ पर NaCl यानी कि आवरण बुझान पहुंचते हैं, तो NaCl का अवशोषण होने लग जाता है, क्योंकि हेनले लूप की आवरण बुझा जल के लिए अपारगम्य होती है, इसलिए NaCl के लिए पारगम्य होती है। तो NaCl यानी लवण, NaCl पोटेशियम आदि जो है वो निकल करके उत्तर द्रव में आते हैं, मेडुलरी उत्तर द्रव में, और यहाँ से फिर ये पहुंचा दिए जाते हैं रुधिर के अंदर। तो यहाँ पर से ये निकलने के कारण से विलयन बन जाता है संप्रासारी। और जब आवही बुझान में पहुंचते, आवही बुझान के मोटे खंड में पहुंचते, तो यहाँ पर और अधिक मात्रा में सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड लवणों का अवशोषण हो जाता है, विलयन बन जाता है अल्पप्रासारी, नीचे की ओर सांद्रता जाती है। अल्पप्रासारी बहुत ही कम गाढ़ा होता है। इसके बाद में दूरस्थ नलिका में पहुंचते तो यहाँ पर फिर से सोडियम क्लोराइड आयनों का अवशोषण जारी रहता है, जल का अवशोषण भी होता रहता है, आवश्यक पदार्थों का अवशोषण होता है। जल का अधिक मात्रा में लगभग 19% भाग अवशोषित कर ले जाता है। और फिर संघनन नलिका के अंदर पहुंचते तो यहाँ पर संघनन नलिका के अंदर जल का अवशोषण अधिक मात्रा में होता है। जल के संघनन नलिका का उच्च जो अग्रभाग होता है, यानी अग्रभित्ति होती है,
वो जल के लिए अधिक पारगम्य होती है। इस कारण से यहाँ पर जल का अवशोषण ज्यादा होता है, जिस कारण से विलयन की सांद्रता अति उच्च प्रासारी हाईली हाइपरटोनिक हो जाती है। इस हाईली हाइपरटोनिक विलयन को ही मूत्र कहा जाता है। स्रवण नलिका का अंतिम भाग जो है यूरिया के लिए कुछ पारगम्य होता है, इसलिए यहाँ से यूरिया निकल करके मेडुलरी उत्तक द्रव में आकर के उसकी पाषाणता को बढ़ाता है। तो ये था वर्णात्मक पुनरावशोषण रक्त नलिका के अलग अलग भागों में। इसके बाद अपन आता है स्त्रावण या सीक्रेशन। तीसरा टॉपिक आता है, थर्ड टॉपिक स्त्रावण या सीक्रेशन। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। स्त्रावण इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे रूप में पूछ लेते हैं। सीक्रेशन या स्त्रावण, देखिए क्या है स्त्रावण। देखिए, जब हमने आपको स्टार्टिंग में रक्त की नेफ्रॉन की संरचना पढ़ाया था, उस समय नेफ्रॉन की संरचना में इस अभिवाही धमनिका को ऐसे मोड़ करके और संयुक्त नलिका के सहारे, हेनले लूप के सहारे, इस प्रकार सभी जगह पे दिखाया था इस नलिका को। यानी रुधिर नलिका इनके सहारे भी होती है, इनकी भित्ति के अंदर होती है। हेनले लूप की भित्ति में, संयुक्त कुंडलित नलिका की भित्ति में, दूरस्थ कुंडलित नलिका की भित्ति में रुधिर की कोशिकाएं होती हैं। तो जब ग्लोमेरुलस के अंदर कुछ हानिकारक पदार्थ है वो नहीं छन पाते हैं, कुछ हानिकारक पदार्थ नहीं छन पाते हैं जो कि रुधिर से नहीं निकल पाते हैं। उन हानिकारक पदार्थों को इन रुधिर नलिकाओं के द्वारा स्रावित करके पुनः रक्त नलिकाओं की गुहा में डाला जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, रुधिर नलिकाओं के द्वारा रुधिर नलिकाओं के अंदर स्थित अपशिष्ट पदार्थों को निकाल करके रक्त नलिकाओं की गुहा में डालना स्त्रावण प्रक्रिया कहलाती है। वो हानिकारक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? रंगा पदार्थ होते हैं, कुछ औषधियां होती हैं, यूरिक अम्ल होता है, हिप्यूरिक अम्ल होते हैं आदि परानिषेधन के समय ग्लोमेरुलर निस्यंदन से नहीं छन पाते हैं। रुधिर में कुछ हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि रंगा पदार्थ, पिगमेंट्स, कुछ औषधियां, यूरिक अम्ल, हिप्यूरिक अम्ल आदि परानिषेधन की प्रक्रिया के समय ग्लोमेरुलस से नहीं छन पाते हैं। हेनले के लूप तथा समीपस्थ व दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं की उपकला कोशिकाएं, हेनले के लूप, समीपस्थ तथा दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं की उपकला कोशिकाओं के द्वारा, इनकी उपकला कोशिकाओं के द्वारा उन पदार्थों को निकाल करके रक्त नलिकाओं की गुहा में डाल दिया जाता है। तो हेनले के लूप तथा समीपस्थ कुंडलित नलिका व दूरस्थ कुंडलित नलिकाओं की उपकला कोशिकाएं इन अपशिष्ट पदार्थों को सक्रिय अभिगमन द्वारा, इसमें एटीपी ऊर्जा खर्च होती है, सक्रिय अभिगमन द्वारा रक्त नलिकाओं की गुहा में मुक्त करती है। इस प्रक्रिया को नली के स्त्रावण कहा जाता है। तो कभी कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ग्लोमेरुलस के अंदर नहीं छन पाते हैं, जैसे कि परानिषेधन के समय नहीं छन पाते हैं, जैसे कि हिप्यूरिक अम्ल है, यूरिक अम्ल है, पिगमेंट्स है, रंगा पदार्थ है, रंगा कण है, औषधियां हैं। इन सभी पदार्थों का ग्लोमेरुलर के अंदर निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है। अतः इन पदार्थों को हेनले लूप की उपकला कोशिकाएं, दूरस्थ कुंडलित नलिका की उपकला कोशिकाएं, समीपस्थ कुंडलित नलिका की उपकला कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों को सक्रिय अभिगमन के द्वारा निकाल करके रक्त नलिकाओं के अंदर डाल दिया जाता है और रक्त नलिकाओं से इन पदार्थों को फिर वापस मूत्र के द्वारा बाहर निकाल देंगे शरीर से। तो इस प्रक्रिया को नली के स्रावण कहा जाता है, क्योंकि नलिकाओं के अंदर इसका स्रावण डायरेक्ट हो रहा है, इसलिए नली के स्रावण कहा जाता है। तो ये आज का टॉपिक था। इस टॉपिक संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो आपके पास में तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उन कमेंट्स का पूर्ण रूप से सॉल्यूशन करूंगा।
तो कोई भी दिक्कत आती है आप उसको पूछिए, या अगर आपके पास में एक नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आप उस पर भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक से में कोई भी दिक्कत आती तो आप इसके बारे में पूछ लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और जरूर हमें बताइएगा कि ये टॉपिक आपके समझ में आया है या नहीं आया। तो आज का जो टॉपिक था वो था मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के अंदर अपन ने 3 टॉपिक का अध्ययन किया, जिसके अंदर पहला टॉपिक था प्राणिशंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा वर्णात्मक पुनरावशोषण और तीसरा स्त्रावण। जो भी टॉपिक जो भी कोई पॉइंट आपके समझ में नहीं आता है उनका मुझे आप जरूर बताइएगा। कोई दाब जो है उसके बारे में, जैसे GHP आया था, DCOP आया था, CHP आया था, इनके बारे में कोई भी दिक्कत होती है आप जरूर पूछिएगा। एक बार बता दें आपको जो लिखा हुआ है, यानी कि नोट्स भेजा जाएगा, उस नोट्स के अंदर वृत्त देहली मान क्या होता है इसकी परिभाषा नहीं है, तो वो आपको अलग से ऊपर लिखी हुई मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। देहली मान कुछ बता दें आपको, देहली पदार्थ वो होते हैं शरीर के लिए जो आवश्यक होते हैं, कुछ ना कुछ मात्रा में आवश्यक होते हैं। उच्च देहली पदार्थ होते हैं शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, ग्लूकोज होता है, अमीनो अम्ल होते हैं। निम्न देहली पदार्थ होते हैं शरीर के लिए कम आवश्यक होते हैं, यूरिया जल और खनिज लवण। और अदेहली पदार्थ शरीर के लिए जो बिल्कुल आवश्यक नहीं होते हैं, जैसे कि जो विषैल है, जहरीले होते हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक अम्ल है, क्रेटिनिन है, सल्फेट है, इन सभी शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो आज का टॉपिक अपना यही है। अगले अध्याय के अंदर अपन फिर से हाजिर होंगे। और हाँ, एक बात और बता दें आपको अभी वही टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं जो शिक्षा विभाग के द्वारा, राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं। कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, 40% लगभग सिलेबस कम किया गया है। जो सिलेबस आपको दिया जा रहा है वही आपको पढ़ाया जा रहा है, जो टॉपिक नहीं है वो आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो आज का टॉपिक ये थे, इसके बाद में जो टॉपिक दे रखे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, वो इसके बाद में है वृक्क प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांट और अपवहन यानी डायलिसिस की प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में। तो अगली क्लास के अंदर अपन 2 टॉपिक